बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नेटिक मिरर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि उसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ज कर रही होती है वहाँ पे उसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अमल करती है, जो कि एक मैग्नेटिक मिरर की तरह काम करती है, जो कि उसको रिफ्लेक्ट कर देती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमने इस तरह की कुछ फिगर देखी थी पिछले लेक्चर में। और ये जो मार्कर से लगी हुई लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड्स की हैं, और ये जो दूसरे सर्कल से बने हुए ये बेसिकली कॉइल्स हैं। दो कॉइल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही हैं। एक कॉइल ये है और दूसरी वाली कॉइल ये है। कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है कि ये इस कॉइल से निकल के तो इस दूसरी वाली कॉइल्स के अंदर जा रही हैं, या आप नॉर्थ से साउथ की तरफ बनाना चाहें तो ये इस तरफ को मूव कर रही हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मूव करवाता हूँ तो वो क्या करेगा, हेलिकल मोशन स्टार्ट कर देगा इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इस तरह से सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। और साथ साथ वो क्या करेगा, अगर मैं इस तरफ को मूव करवा रहा हूँ तो साथ साथ वो इस एक्सिस के अलोंग मूव भी करता जाएगा। लेकिन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ज कर रही है वहाँ पे हमने देखा था कि उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। उसकी उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ कन्वर्ज कर रही है, जिस तरफ को मूव कर रहा है वो पार्टिकल, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगी। तो वो क्या करेगी, एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल उस पार्टिकल की जो इस एक्सिस के अलोंग काइनेटिक एनर्जी है उसको ज़ीरो कर देगी, और वो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स है वो उसको पुश करेगी दूसरी साइड पे। तो वो जो पॉइंट जहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी वो वाली ज़ीरो हो जाएगी, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। उस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा दोबारा चार्ज पार्टिकल दूसरी तरफ। और ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल सीधा दूसरी तरफ जाएगा, वो वही सर्कुलर मोशन करता हुआ दूसरी साइड पर जाएगा। और जब वो इधर आएगा यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ज कर रही है, और वो सेम वही प्रोसेस होगा कि उसको आप दूसरी तरफ को वो फोर्स लगेगी और वो एक मिरर की तरह यहाँ पे भी वो काम करेगा और दोबारा फिर उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। और इस नतीजे में होगा क्या कि वो चार्ज पार्टिकल इस रीजन के अंदर कन्फाइन हो जाएगा। तो बेसिक इसी को प्लाज्मा कन्फाइनमेंट बोलते हैं। और ये पिछले लेक्चर में हमने इसको ड्राइव की थी, इसकी इक्वेशंस वगैरह, और उससे वहाँ से इसको समझा था। इस लेक्चर में हमने कंसेप्ट देख लिया उसका। तो इसको बेसिक बोलते हैं मैग्नेटिक मिरर्स। तो ये सारा वहाँ वही फिनोमिना लिखा हुआ है। एज वी नाउ दैट इफ़ ए मैग्नेटिक फील्ड इज़ कन्वर्जिंग इन स्पेस इट कैन रिफ्लेक्ट द प्लाज्मा। अगर एक स्पेस में किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ज कर रही है तो वो प्लाज्मा को रिफ्लेक्ट कर देती है। सो इफ़ ए मैग्नेटिक फील्ड इज़ sufficiently converging in both positive and negative axis then plasma can be confined to this field। सेम यही बात है कि अगर दो हमारे पास आ जाएं मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कि वो एक पॉजिटिव साइड पर वो मूव करे तब भी वो स्लोली कन्वर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड उसका का सामना करना पड़े, और नेगेटिव साइड पे मूव करे तो तब भी वहाँ पे इसी तरह का फिनोमेना हो, तो वो पार्टिकल कन्फाइन हो जाता है इसके अंदर। तो ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ एबल टू रिफ्लेक्ट ए चार्ज पार्टिकल इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक मिरर। तो ये बेसिक मैग्नेटिक मिरर की डेफिनेशन है। उसके बाद आगे कंडीशन फॉर प्लाज्मा कन्फाइनमेंट, इसके लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर है। पहली कंडीशन कि स्लोली कन्वर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए आपके पास, और दूसरी कंडीशन आपके पास दो मैग्नेटिक मिरर होने चाहिए, तभी वो प्लाज्मा को कन्फाइन कर पाएगी। अदरवाइज़ वो प्लाज्मा दूसरी साइड से मूव कर जाएगा कहीं और। तो कन्फाइन के लिए आपको दो मैग्नेटिक मिरर्स और स्लोली कन्वर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये दो कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। अब मैग्नेटिक जो जो प्लाज्मा कन्फाइनमेंट की मैथमेटिकल देख लेते हैं कंडीशन क्या है किसी भी डिवाइस की जो कि उसको रिफ्लेक्ट कर सके, तो वो देखते हैं। तो बेसिक ये डायग्राम जो मैंने अभी बनाई इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पे नीचे ग्राफ बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस जी एक्सिस का। इसको मैंने जी एक्सिस यहाँ पे माना हुआ है। तो जैसे जैसे हम जी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है। उसके बाद जब हम सेंट्रल रीजन में पहुँच रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक हो गई है इनके मुकाबले में। दोबारा फिर जब हम कॉइल के पास पहुँचेंगे फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। तो बेसिक ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है। तो अब हम देखते हैं उसकी कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन प्लाज्मा कन्फाइनमेंट की, या फिर प्लाज्मा के मैग्नेटिक मिरर की रिफ्लेक्शन की कंडीशन। तो हमने ये लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था। मैग्नेटिक मोमेंट बराबर आया था काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड कर लिया था। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से है, तो यहाँ पे के साथ हमने एक परपेंडिकुलर का साइन लगाया हुआ है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1।
अब ये भी हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक कांस्टेंट ऑफ मोशन है, वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट है तो म्यू नॉट बराबर होगा म्यू वन के। म्यू नॉट क्या है और म्यू वन क्या है? म्यू नॉट उसका मैग्नेटिक मोमेंट है जो सेंट्रल रीजन में है, और म्यू वन जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि रिफ्लेक्शन के पॉइंट पे उसका जो है अगर मैं उसको दोबारा से आपको दिखाना चाहूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट उसका जो सेंट्रल रीजन है यहाँ पे जो है उसको हम म्यू नॉट बोल रहे हैं, और जो रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स पर है उसको हम म्यू वन बोल रहे हैं। तो इसमें जहाँ पे भी नॉट की का साइन आएगा तो वो सेंट्रल रीजन के लिए होगा, जहाँ पे भी जिसके साथ वन लिखा हुआ आएगा तो वो रिफ्लेक्शन के पॉइंट पे उसको क्वांटिटी को शो कर रहा है। अब म्यू नॉट की और म्यू वन की वैल्यू इसी इक्वेशन से पुट कर दी हमने। म्यू नॉट के लिए है तो वी के साथ भी नॉट आ जाएगा और बी के साथ भी नॉट आ जाएगा। अगर के की फॉर्म में हम लिखना चाहें तो के साथ नॉट आ जाएगा और बी के साथ नॉट आ जाएगा म्यू नॉट के लिए। और म्यू वन के लिए लिखना चाहें तो इसके साथ वन आ जाएगा, इसके साथ भी वन, इसके साथ वन, इसके साथ वन। तो ये हमने वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यूज़ पुट कर दी और ये हमारे पास ये आ गया। तो म्यू नॉट इस तरफ और म्यू वन हमारे पास इस तरफ, सॉरी यहाँ पे वी आएगा, वी है वन। तो अब यहाँ पे 1/2 एम वी नॉट की जगह पे मैंने के नॉट पुट कर दिया, 1/2 एम वी वन की जगह पे मैंने के वन पुट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसको लिख दिया। यहाँ से इस इक्वेशन से अगर मैं बी वन की वैल्यू निकालूँ तो वो ये आती है बी वन इक्वल्स टू बी नॉट के वन डिवाइडेड बाई के नॉट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। तो इसको भी हमने निकाल के इसको भी कोई नाम दे दिया, ले 2a का नाम इसको लेट से दे देते हैं। तो इसके बाद आगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक मिरर की वो ग्रेटर होगी मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इस तरह से है कि अगर ये मेरे पास एक पॉइंट है जहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है तो मैग्नेटिक मिरर जो है, ये जो बाकी पार्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है इस रीजन, इस पॉइंट से। तो यहाँ पे हमने यही लॉजिक यूज़ किया कि मैग्नेटिक मिरर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ग्रेटर है B1 से। B1 वो रिफ्लेक्शन का पॉइंट है। तो B1 की वैल्यू जो यहाँ से हमने नीचे इक्वेशन से निकाली थी 2a से, वो इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दी और हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन नंबर 3। तो आप इसको साथ नोट भी करते जाएं, वीडियो को पॉज करके, और साथ साथ आप समझते भी जाएं। तो इसके बाद आगे हमारे पास क्या आया, आगे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो जाहिर बात है वो 3 डिमेंशन में कहीं पे वो मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे की तरफ मूव भी कर रहा है, तो वो 3 डिमेंशन में मूव कर रहा है। अगर उसके हम कंपोनेंट्स बना लें, एक कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू द जी एक्सिस है और एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द जी एक्सिस है, तो 2 कंपोनेंट हमारे पास आएंगे। जो पैरेलल है उसके साथ आएगा कॉस थीटा और जो परपेंडिकुलर है उसके साथ आएगा साइन थीटा। वी नॉट उसकी वही इनिशियल वेलोसिटी जो 3 डिमेंशन में उसकी वेलोसिटी है वो है। तो ये पैरेलल कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यूज़ हुए हुए हैं। तो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली इक्वेशन अगर लें, जो ये वाली वी वाली जो इक्वेशन है वी परपेंडिकुलर की, इसको हम पुट कर देंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी जो उसकी परपेंडिकुलर की वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर अगर हम पुट कर दें तो वहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया हमने। और रिफ्लेक्शन के पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रिफ्लेक्शन के पॉइंट पे उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसकी वजह से है, क्योंकि पैरेलल वेलोसिटी तो यहाँ पे आगे ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि उसने अब रिफ्लेक्ट करना है, उसने वापस जाना है। तो यहाँ से जो पार्टिकल की जी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब पैरेलल टू द जी एक्सिस जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो हो जाएगी, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर, जो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी थी उसी के बराबर होगी। अब ये K1 मतलब रिफ्लेक्शन के पॉइंट वाली, K0 मतलब सेंट्रल रीजन वाली, इन दोनों को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो अभी हमने लास्ट पे ये इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी K1 और K0 के लिए। तो इसके अंदर हम ये 2 वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये वाली और ये वाली। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, BM इक्वल ग्रेटर देन B0। यहाँ पे ऊपर काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी, यहाँ नीचे पुट कर दी, ये दोनों कट जाएंगे
और अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस तरफ ले जाऊँ और इसको यहाँ पे नीचे ला के डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, और इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कंडीशन आपने रिफ्लेक्शन की जहाँ पे भी इक्वेशंस कहीं पे आपने कहीं पे रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे ऐसी साइन स्क्वायर थीटा समथिंग ग्रेटर देन, यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन पढ़ी होगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे और डिफरेंट ओहम लॉ फाइंड करेंगे प्लाज्मा के लिए, और डिफरेंट और जो इससे रिलेटेड फिनोमिना पिंच इफेक्ट पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद एल्वन वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। तो वो इंशाल्लाह आगे हम तीन इसके बाद वीडियोस में इंशाल्लाह इसका जो कोर्स है प्लाज्मा का, प्लाज्मा फिज़िक्स, ये कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह।